हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 6 का पार्ट 2, जिसमें हम देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, चुनाव प्रणाली के दोष और चुनाव सुधार। इससे पहले के जो भी है पॉइंट्स हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2, जिसमें हम पहले देखते हैं चुनाव प्रणाली के दोष। चुनाव प्रणाली के कुछ दोष हमने पिछली स्लाइड में भी देखे थे, पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 है। इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो भारत जो है हमारा, भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है जो लोकतंत्र का बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, और हमारे चुनाव लोकतांत्रिक शासन से नियंत्रित राजनीति का सबसे खास हिस्सा भी माना जाता है। कोई भी लोकतंत्र इस आस्था पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, इनमें हेरफेर और धांधली नहीं होगी। हमारे देश में चुनाव कराना असंभव नहीं सही, लेकिन कठिन जरूर है। असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर माना जाता है। और एक लोकतंत्र के लिए अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधि बनाना एक अच्छे समाज के लिए होता है। अब आगे हम देखते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली की कार्यशैली ने अनेक दोष और दुराचारों का सामना कैसे किया, या कौन कौन से दुराचार रहे या हो भी सकते हैं। फिलहाल किसी पार्टी के लिए डाले गए वोटों और संसद में जीती गई सीटों के बीच विसंगति होना, या फिर राजनीतिक दलों की बहुलता होना, एक से ज़्यादा राजनीतिक दल होना, दलीय व्यवस्था में एक ही व्यक्ति की क्या होना, पूजा होना, जातीय और सांप्रदायिक निष्ठाओं का शोषण होना, जातीय और सांप्रदायिक आधार पर निष्ठाओं का शोषण होना, मार्शल व धन शक्ति की भूमिका का होना, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होना, और मतदान केंद्र पर कब्जा होना, बूथ कैप्चरिंग, जिसमें एक मूवी भी आपने देखी होगी न्यूटन, जो बूथ कैप्चरिंग का उसमें दिखाया गया है। मतदाताओं को डराना धमकाना और नकली मतदाता बनकर धोखा करना। फिलहाल तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक चुनाव प्रणाली का दोष है जो समय के साथ साथ जिसमें सुधार भी किए गए हैं। तो अगर हम देखें, चुनावी कुरीतियों में मतदान केंद्रों पर कब्जा करने से लेकर उन पार्टियों के युवा उग्र दलों और गुंडा गुटों को चलाने की देखी जाती थी, और ऐसा दुष्कार्य 1957 के दूसरे आम चुनाव में प्रचलन में आया, जो खासकर कहाँ देखा गया था, बिहार में देखा गया था। यह दृश्य प्रपंच धीरे धीरे पूरे देश में विभिन्न रूपों आयामों में फैल गया था, और मार्शल शक्ति की अगर हम बात करें तो इसकी बढ़ती आवश्यकता ने ज़्यादा पैसा लगाए जाने को भी ज़रूरी कर दिया। पहले मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से घूस दी जाती थी, फिर यह ज़्यादा सुविधाजनक लगा कि मतदाताओं को अलग अलग पैसा खिलाने की बजाय कुछ हट्टे कट्टे पहलवानों को खरीदा जाए, जो मतदान केंद्र पर कब्जा करके या फिर मतदाताओं को डरा धमकाकर जीत सुनिश्चित करें। इससे राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और राजनीति के अपराधजनक संबंध के लिए इसमें फैलता चला गया। आगे देखते हैं हम, चुनाव प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिए अपने प्रयासों में चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद स्थानांतरणों व पदोन्नतियों पर रोक लगा दी। तो किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा चुनाव प्रक्रिया के बाद, या चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा के बाद, या फिर किसी भी तरह की पद की उन्नति नहीं होगा। तो देखा जाता था कि लोगों का प्रमोशन करने के लिए उन्हें लालच दिया जाता था या उनका ट्रांसफ़र किया जाता था। तो यह चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि चुनाव घोषणा के बाद ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दुरुपयोग संबंधी अन्य प्रथाओं पर भी आदर्श आचार संहिता के तहत रोक लगा दी गई, जो कि TN सेशन के समय से अधिक सख्ती से लागू होने लगे थे। और आगे हम देखें तो चुनावों का खर्चीला होना। निर्वाचन के समय की दौड़ धूप एक खर्चीला प्रयोग होती जा रही थी।
भारत जैसे एक विशाल देश में यह अधिक है क्योंकि यहाँ निर्वाचन क्षेत्र आमतौर पर आकार व जनसंख्या दोनों के लिहाज से बहुत बड़े होते हैं और व्यापक निरक्षरता होने के कारण प्रत्याशियों को मतदाताओं से विस्तृत रूप से व्यक्तिगत संपर्क बनाने पड़ते हैं। वर्तमान में चुनावों का इतना खर्चीला हो जाने का एक कारण है राजनीतिक दलों की आम आदमी से बढ़ती दूरी या परिवहन, प्रचार और अभियान संचालकों के भरण पोषण में ढेरों धनराशि लगती है। किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की इच्छा और चुनावों में अगर माशा शक्ति पर बढ़ते विश्वास ने राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों द्वारा साधनों से जुटाए जाने वाले कुछ बेहिसाब खर्चों का आवश्यक बना दिया। और इसके लिए फिर आगे जाके जो चुनाव आयोग है उसने एक चुनाव कोष को लिमिटेड कर दिया कि कोई भी पार्टी है वो कितना खर्चा कर सकती है, एक समय सीमा निर्धारण कर दी, जो भी एक आचार संहिता का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले हम चुनाव सुधार की जरूरत को जान लेते हैं। चुनाव सुधार राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतर्हीन संभावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। भारत में 543 निचली सदन के लिए संसदों का चुनाव होता है और भारत क्षेत्र के हिसाब से 7वां बड़ा देश है, जो उसमें चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य होता है और अलग अलग मतदान कार्यकर्ता, पुलिस, सुरक्षा कर्मी, शहर, कस्बे, गांव अलग अलग जगह पर तैनात किए जाते हैं लाखों की तादाद में। और चुनाव आयोग के सामने एक सुखद चुनौती भी है। अब अधिक से अधिक महिलाएं मतदान करने के लिए आगे आ रही हैं और पहले के चुनाव में पोस्टर बैनर का इस्तेमाल आम बात थी। अब लगभग 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास स्मार्टफोन है और इतने ही लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। लगभग 30 करोड़ लोग फेसबुक पर हैं और लगभग 20 करोड़ व्हाट्सएप पर हैं। तकरीबन 3 करोड़ लोग ट्विटर पर भी हैं। इसका मतलब है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार युवा मतदाताओं का दिल और दिमाग जीतने के लिए नई तकनीक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सोशल कैंपेन भी कहते हैं या फिर इंटरनेट कैंपेन कह लो। और इन प्लेटफॉर्म का संभावित दुरुपयोग रोकना चुनाव आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय भी है। अब आगे देखते हैं हम सरकार, न्यायालय और चुनाव आयोग द्वारा किए गए प्रयास चुनाव सुधार के लिए। चुनाव सुधार के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, जिसमें दिनेश गोस्वामी समिति, वोरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और एमएन वेंकटचलिया समिति, वीरप्पा मोइली समिति और एपी शाह समिति। हालांकि सरकार ने इन सिफारिशों को केवल आंशिक रूप से स्वीकार किया है। लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चुनाव सुधार। चुनाव सुधार में हम 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं: चुनाव प्रणाली में परिवर्तन, निर्वाचन आयोग का पुनर्गठन और धन और माशा शक्ति के दुष्प्रभावों का उन्मूलन। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बनता है जिसमें चुनाव सुधार क्या है, चुनाव सुधारों के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों पर चर्चा करें। तो आगे देखते हैं हम चुनाव सुधार का मतलब क्या है। चुनाव प्रणाली में योग्य परिवर्तनों को चुनाव सुधार कहा जाता है, जिससे जनता की आकांक्षाएं चुनाव के प्रति जुड़े। तो ये तो हो गया हमारा चुनाव सुधार का मतलब। आगे हम देखते हैं चुनाव सुधार के प्रयास। चुनाव सुधारों की आवश्यकता भारत में काफ़ी पहले से महसूस की जा रही थी, जिसमें संसद, सरकार और विपक्ष द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियां और आयोग ने इस दिशा में कई प्रयास भी किए। चुनाव सुधार हेतु सबसे पहले 1971 में जब जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में एक कानून सुधार विषयक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की, जिसने अपनी रिपोर्ट 1972 में प्रस्तुत की थी। 1974 में तारकुंडे समिति बनाई गई थी। 1974 में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष की हैसियत से जयप्रकाश नारायण ने चुनाव सुधारों के लिए न्यायमूर्ति वी.एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसमें तारकुंडे समिति के नाम से जिसे जाना जाता है। इस समिति ने अन्य बातों के अलावा भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों का सामना करने के लिए उपाय बताए थे
और इसने अपनी रिपोर्ट 1975 में प्रस्तुत की थी। लेकिन हुआ ये कि इस रिपोर्ट के आधार पर जयप्रकाश जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ व चुनाव सुधारों के पक्ष में जन आंदोलन छेड़ दिया और 6 मार्च 1975 को संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के समक्ष जनता का घोषणा पत्र पेश कर दिया। 1977 में मंत्रिमंडलीय और उप समिति गठित की गई। 1970 में सत्ता संभालने के बाद जनता पार्टी ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री चरण सिंह के नेतृत्व में चुनाव सुधारों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की थी। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त यामलाल सकदर ने चुनाव खर्चों से लेकर मतदान केंद्र कब्जाने तक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुझाव दिए थे और मतदान योग्य आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने संबंधी सहमति तैयार करने में भी सफलता मिली। परंतु किसी भी चुनाव सुधार के लागू होने से पहले ही जनता पार्टी सरकार गिर गई और 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने वित्तीय मंत्री दिनेश गोस्वामी के नेतृत्व में चुनाव सुधारों पर एक समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1990 में प्रस्तुत की थी और 83वां संशोधन विधेयक 1994 तथा जनप्रतिनिधि संशोधन विधेयक 1994 में लाया गया था, जो नरसिम्हा राव सरकार के 2 विधेयक थे को पारित कराने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। बहरहाल विधेयक प्रस्तुत होने से पहले ये वापस ले लिया गया था और संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार को जुलाई 1996 में दूसरी बार द्वितीय जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम को कानून बनाने में सफलता मिल गई थी। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे कि प्रत्याशियों को एक बार में से 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। जमानत राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 10 गुनी यानी 5,000 रुपये करके संसदीय और विधानसभा चुनावों में भाग लेने वाले आगंभीर प्रत्याशियों को रोक दिया गया और किसी प्रत्याशी की अगर मृत्यु हो जाने की स्थिति में चुनाव की पूर्व सूचना रद्द नहीं की जाएगी यदि यह किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का प्रत्याशी हुआ। और अभियान अवधि 21 दिन में घटाकर 14 दिन कर दी गई। सुधार शुरू में हालांकि बहुत कम है। यह चुनावी तंत्र और चुनाव प्रक्रिया को अधिक खुले और व्यापक रूप से उलट पुलट डालने का रास्ता बताते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1989 में भारत के संविधान में के आर्टिकल 326 में जो एज पहले 21 वर्ष दी गई थी उसको 18 वर्ष कर दी गई वोट डालने की। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी ऑप्शन आया हमारे पास। यह ऑप्शन कब आया था हमारे पास? नाइनटीन 89 के बाद से माना जाता है। और पिंक बूथ 2018 में चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया। चुनाव आयोग ने 2018 में चुनाव के तहत एक और नवीन प्रयोग किया। इसका उद्देश्य था महिलाओं को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित करना और इन पोलिंग बूथों पर तैनात सभी कर्मचारी, जिनमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी भी शामिल हैं, सभी महिलाएं होती हैं। यहाँ तक सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं होती हैं। मतदान केंद्रों को गुलाबी रंगों में सजाया जाता है और कर्मचारी को गुलाबी ड्रेस दी जाती है। इन बूथों का इस्तेमाल कई चुनावों में सफलतापूर्वक किया जाता है। और 2013 में नोटा व्यवस्था को लागू करना। नोटा को एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। यह व्यवस्था मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पसंद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है। 27 सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा की शुरुआत करने का निर्देश दिया ताकि मतदाता सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए अधिकार का प्रयोग कर सके, लेकिन नोटा का चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ता। 25/1/2011 को हम मतदान दिवस मनाते हैं।
जिससे लोगों में चुनाव के प्रति या अपने वोट डालने के लिए जागरूकता आए। सन 2000 से पहले के सुधार अगर हम देखें तो वो थे मतदान की आयु को कम करना, ईवीएम का प्रचलन में आना, और 2000 के बाद के चुनाव सुधार देखें तो जिसमें है एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाना। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक एग्जिट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। दूसरा है चुनावी खर्च पर सीलिंग लगाना, जिसमें लोकसभा की सीटों के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख और छोटे राज्यों में 28 लाख कर दिया है। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान देना, सरकारी कर्मचारियों को और समस्त बलों के चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी गई है। विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो मतदान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। जागरूकता और प्रसार, युवा मतदाताओं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। यह सिलसिला 2011 से शुरू हुआ। 20,000 रुपये से अधिक राजनीतिक चंदे की चुनाव आयोग को जानकारी देना, यह भी 2000 के बाद का चुनाव सुधार है। और नोटा का ऑप्शन आना 2013 के बाद 27 सितंबर 2013 को। आगे हम देखते हैं, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। 86% लोग वीडियो को वॉच तो करते हैं लेकिन वीडियो को देखते नहीं है। सिर्फ 13% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पॉइंट, चुनाव प्रणाली में परिवर्तन, चेंज इन द इलेक्टोरल सिस्टम। किसी चुनाव प्रणाली को वस्तुतः आदर्श रूप होना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में डाले गए वोट और जीती गई सीटों के बीच काफ़ी बड़ा अंतर देखा जाता है, जिसमें कि देखा जाए तो लोकसभा में मतदान बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है कोई भी पार्टी लगभग, लेकिन वह फिर भी पूर्ण रूप से यहाँ तक कि अनेक बार 2/3 बहुमत हासिल करने में कायम रहती है। गत वर्षों इस प्रणाली की कड़ी आलोचनाएं भी हुई हैं, जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बदल डालने का विचार दिया गया है, जो 1970 में लाल कृष्ण आडवाणी और सीपी भामरी ने दिया और तारकुंडे समिति 1975 में भी यह बताया गया। लेकिन अगर हम देखें तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामला सक्दर और एलपी सिंह ने मतदान की एक ऐसी संयुक्त प्रणाली के लिए तर्क दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 50% सीटें डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा फिल करी जानी चाहिए और बाकी की आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। तारकुंडे समिति ने वर्तमान भारतीय पद्धति को एक जर्मन तालिका से जोड़ने का भी सुझाव रखा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे देखते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट, निर्वाचन आयोग का पुनर्गठन। एक लंबे समय से चुनाव सुधारों की बात करने वाले मूल प्रस्तावों में एक था चुनाव आयोग को बहुदलीय निकाय बनाने संबंधी प्रस्ताव। तारकुंडे और गोस्वामी समिति ने 3 सदस्य चुनाव का समर्थन किया, लेकिन अधिकतर मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इसका विरोध इस आधार पर किया कि चुनावी मामलों में कभी कभी तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं। बहुसदस्य आयोग होने से इसमें बाधा पड़ सकती है। संविधान में संशोधन 1993 में किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के 1995 के फैसले के साथ ही बहुसदस्य आयोग एक अदद हकीकत बन गया। संविधान के अनुच्छेद 324A जोड़ा गया, जिसके तहत बहुमत निर्णय का प्रावधान है।
यह संदेह पैदा होता है कि कार्यकारी निर्वाहक इतनी संख्या में चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकता है जितने की बहुमत तैयार करने के लिए पर्याप्त हो, और इसके अंदर यह संदेह पैदा किया कि कार्यकारी निर्वाहक इतनी संख्या में चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकता है कि जितने की बहुमत तैयार करने के लिए पर्याप्त हो, और इस प्रकार वह आयोग के निर्णय पर नियंत्रण रख सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की सलाह लेने संबंधी एक वांछनीयता चुनाव आयोग के एक निर्दलीय चरित्र को सुनिश्चित कर सकता है। तो इसमें मैंने पॉइंट भी बनाया, एक मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की सलाह के द्वारा। सरकार द्वारा सभी सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति पर रोक लगाई जाने के परिणाम स्वरूप सही रास्ते से हटकर सरकार को खुश करने वाली मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की प्रवृत्ति एवं संभावना का खात्मा किया गया इस बहुदलीय आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं हम धन और मासल शक्ति के दुष्प्रभावों का उन्मूलन, इरेडिकेटिंग द इविल इन्फ्लुएंसेस ऑफ मनी एंड मसल पावर। चुनाव खर्चों पर न्याय संगत सीमा निर्धारण करने के लिए कानून बनाया गया, जिसमें 70 लाख की सीलिंग रख दी गई और छोटे राज्यों के लिए 28 लाख की। चुनावों के लिए राजकीय कोष धन दिया जाना, यह भी तय किया गया। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को बाहर रखना चुनाव से, और आदर्श राज्य आचार संहिता सख्ती से लागू की जानी चाहिए, इसके लिए कठोर नियम बनाए गए, और प्रबुद्ध नागरिक जो राजनीतिक मूल्यों को कायम करे। तो ये पॉइंट से हमारे धन और मासल शक्ति के दुष्प्रभावों के उन्मूलन के लिए। इसी के साथ हमारे ये टॉपिक्स फिनिश होते हैं। अब लास्ट में हम इसका क्या कहते हैं, ये आपकी बुक से ही उठाया गया सार संक्षेप है, या इसे समरी कह लो आप। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। साफ सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को लागू कराना बहुत जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर बढ़े। अब हम इस इकाई के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इस इकाई में हमने राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने में चुनाव की भूमिका पर चर्चा की। यदि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष ना हो तो चुनाव लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं। इसी कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने निष्पक्ष चुनाव तंत्र की व्यवस्था दी, जो संघ और राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहे। भारत में चुनाव व्यापक स्तर पर एक अनुष्ठान है, जिसमें लाखों मतदाता चुनाव और कर्मचारीगण और सुरक्षाकर्मी आदि शामिल होते हैं। चुनाव मनोरंजन और उत्तेजना से भरपूर त्योहारों की मानंद है। भारत में चुनाव जटिल राजनीतिक प्रक्रिया माना जाता है। उन्होंने अशिक्षित और अर्धशिक्षित मतदाताओं वाली विशाल मानव जाति के लिए जनसाधारण का राजनीतिकरण और सरकार की संसदीय प्रणाली का सरलीकरण किया। जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि चुनावी व्यवहार के मुख्य निर्धारक तत्व हैं। तथापि जाति चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके बारे में हमने वीडियो 1 में देखा था। विभिन्न राजनीतिक दल प्रक्रियाओं को संबद्ध चुनाव क्षेत्र की जातीय संरचना के आधार पर नामजद करते हैं, और मतदाता गण जाति के आधार पर ही संगठित किए जाते हैं। चुनाव के बाद भी जाति को मंत्रिमंडल के गठन में सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार भारतीय चुनाव को निर्वाचन में जाति की भूमिका को भली प्रकार समझे बगैर नहीं समझा जा सकता। भारत में चुनावों को धन व मासल शक्ति के दुष्प्रभाव द्वारा विकृत रूप प्रदान कर दिया गया है। इसने चुनावी राजनीति को अपराधीकरण की ओर प्रवृत्त किया। तो राजनीति के अपराधीकरण में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है धन और मासल शक्ति के दुष्प्रभाव।
पहले अपराधी लोग बाहर से समर्थन किया करते थे, परंतु अब वे खुद ही चुनाव के अखाड़े में उतर चुके हैं और ना सिर्फ सदन के सदस्य हैं बल्कि मंत्री तक बन गए हैं। इस प्रकार भारतीय राजनीति में अब दागी मंत्रियों की दृश्य घटना को देख रहे हैं। इस हाशिए को रोकने के लिए चुनाव सुधारों के लिए अनेक समितियां व आयोग गठित किए गए हैं। इन समितियों ने अनेक उपाय सुझाए, उनमें से कुछ अपनाए भी गए हैं, परंतु अब भी इस क्षय को रोकने के लिए काफ़ी कुछ किया जाना है। तथापि कानून अकेले चुनाव व्यवस्था को स्वच्छ नहीं कर सकता। सतर्क जनमत की भी आवश्यकता होती है। लोगों को चुनाव प्रक्रिया का रुग्णता को विषय में प्रभाव ग्रहणशील बनाना होगा, तभी स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान कराए जा सकते हैं। जो कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाए जाने की ओर अग्रसर करेगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, थोड़ा भी कुछ समझ आया, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। 86% लोग अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।